Hello, welcome my dear students. Welcome to the social science lecture. Myself Tosif sir, and today we are going to start unit number 2, First World War and Russian Revolution. In our last lectures, we have completed the unit number 8, which is Indian Constitution, right? तो इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कैसे पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, क्या क्या उसके कारण थे और उसकी असर क्या क्या हुई। उसके बाद रशिया के अंदर जो क्रांति हुई, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता था, वो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 2। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन अबाउट दिस यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैड टू ग्रीडी डिजायर्स, यानी कि उनकी लालच थी, ऐसी ख्वाहिश थी उनके दिलों के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज जो थी। पहला, टू एक्सपांड देयर एम्पायर एंड टू एक्वायर न्यू टेरिटरीज। विस्तारवाद की नीति में वो लोग मानते थे, जितना बड़ा उनका विस्तार उतनी बड़ी उसकी उतना बड़ा उसका साम्राज्य। तो हमेशा ही यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो अपनी सत्ता को उसका विस्तार करने में और नए नए प्रदेश जीतने में ही अपना ध्यान लगाते थे। Thus they had established their colonies and expanded their rule in Asian and African colonies. इस लालच के चलते उन लोगों ने एशिया और अफ्रीकन देशों के अंदर अपनी कॉलोनीज यानी कि उनका साम्राज्य, उसका फोर्ट्रेस, उनके महल, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित करनी शुरू की। Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. अभी जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके बीच में ही स्पर्धाएं शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग एकजुट होके एक विस्तार में जाते थे, बल्कि जैसे कि स्पेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, डचेस है, पोर्टुगीज है, तो इन सभी लोगों के बीच में स्पर्धाएं चालू हो गई अपनी अपनी कॉलोनियाज एस्टेब्लिश करने में। ये फ्रेंच की कॉलोनियाँ है, ये ये अमेरिकन की कॉलोनियाँ है, ये ब्रिटिशरों की है, ये पोर्टुगीज की है, ये डचिस की है, ठीक है। तो उनके अंदर ही ये स्पर्धाएं शुरू हो गई। दिस ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन अमॉन्ग द वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस कॉज्ड द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रूइन ऑफ द एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। इस विस्तारवाद की नीति की लालच में इन पश्चिमी यूरोपियन देशों ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे एशिया और अफ्रीकन देशों को एकदम खत्म कर दिया। इनकी लालच ने कम पैसों में, कम दाम में यहां से माल लेते थे और ज्यादा दाम में यूरोप कंट्रीज के अंदर पहुंचाते थे और वापस वहां से फिनिश्ड गुड जो था वो यहां पे ज्यादा दामों में बेचते थे ताकि उनकी कमाई बढ़ जाए। The result of this greed on world politics was the First World War and the Second Bolshevik Revolution in Russia, etc. took place. इस खराब लालच के कारण दुनिया की जो राजनीति है उसके अंदर दो बड़ी घटना ये जो है उन्होंने जन्म लिया। पहली विश्व युद्ध, सबसे पहला विश्व युद्ध, दूसरा बोल्शेविक रेवोल्यूशन। Our second topic is colonialism in Western Europe and in Asia and Africa. विस्तारवाद यूरोप के अंदर और एशिया और अफ्रीका खंड के अंदर। First, the Western European countries wanted to expand their empire in Asia and Africa. Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. उनके जो पड़ोसी देश थे उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा। उनका भी क्या किया, उन लोगों ने कॉलोनलाइजेशन की जो ग्रीड थी यानी कि अपने विस्तार को बढ़ाने की एक लालच थी, उसके लिए अपने पड़ोसी देश को भी उन लोगों ने इंक्लूड कर लिया। मतलब जैसे कि गुजरात हमारा है और बाजू में महाराष्ट्र है तो हम भारतीय कहलाते हैं, तो वैसे ही वहां पे जो प्रांत थे वो यूरोपियन प्रांत कहलाते थे, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन गुजरात ने महाराष्ट्र के ऊपर जंग छेड़ दी। वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये चीज होने लगी। Third, Spain had taken control over Netherlands, Belgium and Luxembourg. स्पेन के आजू बाजू के जो प्रांत है, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, इसके ऊपर अपनी कॉलोनियां स्थापित करने की उसकी लालच ने इन तीनों
टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया स्पेन ने। लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वेर कैप्चर्ड बाय फ्रांस। आगे चलते उनके प्रांत को फ्रांस के द्वारा कैप्चर किया गया। स्पेन और फ्रांस ये सारी कंट्रियां जो है वो नेबरिंग कंट्रीज हैं। फिफ्थ, व्हेन द पोर्टुगीज किंग डाई विदाउट एन एयर, हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में, अ किंग डाई विदाउट एन एयर मतलब अपनी कोई संतान के बिना अगर राजा मर जाता है तो उसकी जो प्रोविंस है, उसका जो साम्राज्य है वो हड़प लेते थे। तो वैसे ही हुआ। पोर्टुगल केम अंडर द रूल ऑफ स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन। तो पोर्टुगल जो था वो आ गया स्पेनिश किंग के नीचे, उसका कोई चचेरा भाई होता होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें कहा गया है बिकॉज ऑफ दिस ब्लड रिलेशन। तो जो पोर्टुगीज की कंट्री थी पूरी की पूरी, उसके राजा के मर जाने के बाद स्पेनिश किंग के अंदर वो आ गई, क्योंकि ब्लड रिलेशन यानी कि लहू के संबंध थे उन दोनों के बीच में। सो फॉर 6 decades द मोनोपोली ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉलोनीज इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज वाज विथ स्पेन। 1, 2, 3, 10 साल नहीं, पूरे 6 decades। 1 decade यानी कि 10 साल, तो 6 decade यानी कि 60 साल तक स्पेन ने यूरोपियन कंट्री, नॉन यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर राज किया। Similarly, Italy and German states became the victim of the greed of France and Austria. समान तरीके से इटली और जर्मन में भी फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, इन दोनों की लालच के कारण इटली और जर्मन भी इसके शिकार हुए। 8th, when the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations, many of the European nations which had become free following the footstep of England made many of the Afro-Asian nations their colonies. अफ्रीका और एशिया के जो प्रांत थे, यूरोपियन पावर्स ने उनको जकड़ लिया था अपने हाथों से, जैसे कि भारत था, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये से सभी प्रांत थे जो यूरोपियन पावर्स के अंदर आ गए थे। तो यूरोपियन कुछ कंट्रीज जो थे तभी वो फ्री थे, मतलब किसी के भी साम्राज्य के अंदर नहीं थे। तो उन्होंने भी इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज के जैसे कई अफ्रीकन देशों को, एशियन देशों को कंट्रोल करना शुरू किया। ओके, तो किस तरीके से कॉलोनियलिज्म एशिया में बढ़ा, चलिए आइए देखते हैं एशिया में किस तरीके से हुआ। आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया, इंग्लैंड एक्सपांडेड इट्स एम्पायर इन श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया। सिर्फ भारत में ही उन लोगों ने पकड़ नहीं, उन लोग यानी कि ब्रिटिशर्स ने पकड़ नहीं जमाई, भारत के अलावा श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और मलेशिया के ऊपर भी इन लोगों ने अपनी पकड़ जमाना शुरू किया। इंग्लैंड एंटर्ड चाइना ऑल्सो, इंग्लैंड ने चाइना के ऊपर भी पकड़ जमाने की शुरुआत कर दी थी, देखना समझना इसको। बट ड्यू टू दी ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना देयर वेर वॉर्स विच नेम टू बी नोन एज ओपियम वॉर्स इन द हिस्ट्री। ओपियम यानी कि अफीन, अफीन के व्यापार के कारण इंग्लैंड और चाइना के बीच में वॉर हुई, यानी कि युद्ध हो, उसे अफीन के युद्ध में हिस्ट्री के अंदर जाना जाता है। इट इज इन बिटवीन 1839 टू 1842। फोर्थ, China lost this war and thereby lost 5 of its ports to England, where England could carry on their trade and thus expanded their empire. The result of this opium war that the China lost, and because the China was lost, they should give their 5 ports to the England, and in that way England expanded their empire. इस तरीके से उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया। Fifth, taking advantage of China's weakness, Japan, Russia, Germany, France, Belgium and America also acquired trade and political rights. चाइना की वीकनेस यानी कि चाइना जो कमज़ोर पड़ा, उसकी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए ये 6 कंट्रीज़ ने भी उसके साथ साथ ट्रेड और पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर हक जमाना शुरू किया। Enormous oil resources in the desert region of West Asia attracted the Europeans to establish colonies there. यानी कि एशिया के अंदर जो सऊदी अरब का प्रांत आता है, जिसे हम गल्फ कंट्रीज कहते हैं, कि जहाँ पे तेल, उसके भंडार है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम के काफ़ी भंडार है, तो ये एक काला सोना कहा जाता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ की नज़र से ये कैसे बच सकता है? तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसके ऊपर भी पकड़ जमानी शुरू कर दी। 7th, इंग्लैंड, Germany, Russia and America established oil companies in Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made efforts to take care of their own interest. ये 4 प्रांत, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका, बहुत ही
पावरफुल नेशंस थे ये सभी, रशिया, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड। आज भी इसकी गणनाएं, इस राष्ट्र की गणनाएं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर की जाती है। तो आप समझ सकते हो कि पिछले हिस्ट्री के अंदर इसकी गणना क्यों इतने स्ट्रांग पावर्स के रूप में की जाती थी, क्योंकि इन्होंने गल्फ कंट्रीज के अंदर ऑयल कंपनियां खरीदी थी और पूरा का पूरा सऊदी अरब जो प्रांत था उसको अपने अंदर ले लिया था, और वहां से मैक्सिमम जितना इंटरेस्ट अपने हक के लिए, अपने फायदे के लिए जितना भी वहां से वो पैसा उठा सके उन लोगों ने उठा लिया था। ये हुआ एशिया के अंदर कॉलोनियलिज्म, यानी कि कॉलोनीज बनाने का एक ट्रेंड, विस्तार अपना बढ़ाने का एक ट्रेंड एशिया के अंदर। नाउ लेट अस स्टडी कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. डचेस जो थे उन्होंने अपने सबसे पहली कॉलोनी जो थी वो 15th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका में डाली। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस established their colonies in Cape and Algeria in North Africa respectively. European countries competed to establish colony in the vast province of Africa because it was suitable for acquiring raw material, सेलिंग रेडी प्रोडक्ट्स आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी यूरोपियन कंट्रीज को अफ्रीका के ऊपर पकड़ जमाने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि वहां से कच्चा माल जो है अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के पास ऐसे ऐसे यंत्र थे, ऐसे ऐसी मशीनरी थी कि जो बड़ी ही हाई स्पीड से काम कर सकती थी, बिकॉज वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी शुरू हो चुका था। लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए वो वहां पे नहीं मिलता था। तो उन लोगों ने क्या किया, एशिया और अफ्रीका के अंदर जहां पे भंडार भरे हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, वहां की टेरिटरीज को ग्रिप किया, मतलब वहां पे अपनी पकड़ जमाई, और पकड़ जमाने के बाद वहां से कच्चा माल मुफ्त के दामों में ले लेते थे, अपने यहाँ पे प्रोसेसिंग करके फिर अफ्रीका के बाजारों में बेचते थे। ठीक है। King Leopold of Belgium seized the vast province of Congo and established his rule. बेल्जियम के राजा ने कॉन्गो यानी कि अफ्रीका का एक प्रांत है उसके अंदर अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया। इंग्लैंड ने कॉलोनियां एस्टेब्लिश की इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के अंदर। फ्रांस ने अपनी कॉलोनियां एस्टेब्लिश की ट्यूनीशिया, मोरक्को और वेस्ट अफ्रीका के अंदर। जर्मनी एस्टेब्लिश्ड इट्स एम्पायर इन सम प्रोविंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। जर्मनी ने भी अपनी हाजिरी वहां पे लिखवा दी। ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका, पूर्व और दक्षिण अफ्रीका जो है, पश्चिम अफ्रीका, उसके अंदर अपना एम्पायर सेट करना शुरू किया। इटली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी, जिसे लाल समुद्र के नाम से जाना जाता है, उसके आजू बाजू का विस्तार जो है वो इटली ने कैप्चर करना शुरू किया। स्पेन एंड पोर्टुगल ऑल्सो सीज्ड सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। कम नहीं थे ये सभी यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, इटली, अमेरिका, रशिया, स्पेन, पोर्टुगल, उन्होंने अफ्रीका के भी कई प्रोविंस हड़प लेने की साजिश की। A conference for the European nations was held in Berlin in the midst of this competition to establish colonies. यानी कि अपनी कॉलोनियां, अपना साम्राज्य जो है उसकी स्पर्धा के अंदर बने रहने के लिए और अपनी कॉलोनियां एस्टेब्लिश करने के लिए बर्लिन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। Different African territories were divided among the European nations at the end of the conference. अफ्रीकन टेरिटरीज को अलग कर दिया गया, मतलब बंटवारा चल रहा था उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये वेस्ट अफ्रीका जर्मनी ले जाए, ईस्ट अफ्रीका अमेरिका ले जाए। तो यूरोपियन नेशंस ने अफ्रीका की टेरिटरीज को बांट के रख दिया, जैसे कि अपने चाचा का माल हो, मेरे पास ये 2 कंट्री रहेंगे, आप 2 ले जाओ, आप 2 ले जाओ, आप 2 ले जाओ। समझ में आ रहा है? सो अफ्रीकन कंट्रीज इज डिवाइडेड एट द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। Thus, the colonial dominance of different European nations was established over the entire Africa. पूरे अफ्रीका के अंदर ये जो कॉलोनीज का डोमिनेशंस था वो यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा शुरू हुआ।